नमस्कार, टॉक्स विद वरुण में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं आईपीएस अधिकारी वित्ता डागर जी। नगौद में इस समय एसडीओपी हैं और इनके समय में कई नवाचार हुए हैं। समय समय पे आपने इनकी पुलिसिंग देखी है। बेटियों को लेकर इन्होंने बेटी की पेटी सहित कई सारे काम ऐसे सामाजिक किए हैं और एक तरफ महिला होने के नाते पुलिसिंग का जो कार्य इन्होंने किया है वो देखते ही बन रहा है। आज हम मौजूद हैं उनके साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे टॉक्स विद वरुण में। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल यही करूंगा कि किस प्रकार से ये पूरी जर्नी रही आपकी कि आईपीएस बनने तक, क्या समस्या आई, क्या उतार चढ़ाव आए, क्या स्थितियां थी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मैं दिल्ली से हूँ, जैसा अभी आपने बताया भी, लेकिन दिल्ली में भी गांव है और मैं दिल्ली के उन्हीं गांवों से हूँ। तो रूरल बैकग्राउंड, पेट्रियार्कल माइंडसेट, जो भी मूवीज में, टीवी सीरियल्स में अपन देखते हैं, वैसा ही कुछ बैकग्राउंड मेरा भी रहा है। एक जॉइंट फैमिली है, मेरे पापा सबसे छोटे हैं, उनके बड़े भाई बहन हैं। तो हम दो बहनें हैं, एक भाई है। तो मेरे पापा ने हम दोनों बहनों को पढ़ाया है। उन्होंने अपने जीवन की जो भी जमा पूंजी थी वो हम पर लगा दी है। मेरी सिस्टर अभी डॉक्टर है और मैं आईपीएस के पद पर हूँ अभी। तो जब वो हमें पढ़ा रहे थे, अपना सब कुछ धन हमारे ऊपर लगा रहे थे, तो सभी से ये सुनने को मिलता था कि क्यों अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हो, क्यों ये पैसा वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि लड़कियों के ऊपर पैसा लगाना तो वेस्ट है, क्यों नहीं उनके दहेज के लिए रख लो। दहेज में क्या दोगे, बाद में शादी करके अपने हाथ धो, अपना आगे जाके देखेंगे, आगे वाले पढ़ाएंगे अगर पढ़ाना होगा तो। लेकिन पापा सबकी एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे। उनका ये रहता था कि तुम बताओ तुम लोगों को क्या करना है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ेंगे, तुमको जहां अगर बाहर रह के पढ़ना है तो बाहर रह के पढ़ाएंगे। जो भी हमको चाहिए होता था, हमको बहनों को खासकर, भाई को तो मिला ही है, हम बहनों को खासकर जो भी हमने बोला हमें मिला है। जितना हमको सपोर्ट चाहिए था हमें मिला है। तो बस एक वही चीज थी कि सारा समाज जब अगेंस्ट है एक इंसान के, जब कह रहा है कि क्यों पढ़ा रहे हो अपनी बच्चियों को, और वो इंसान फिर भी अपनी सारी जमा पूंजी हमारे ऊपर लगा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पिताजी किसी बहुत ही बड़ी नौकरी में थे या उनका कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस है। मेरे पापा सरकारी ड्राइवर हैं। तो देखा है हम लोगों ने कि मतलब एक घर चलाने में, 3 बच्चों को पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना स्ट्रगल होता है, कितना संघर्ष होता है। तो इस सब के बावजूद जब वो सब कुछ सब लोगों की एक कान से सुन के दूसरे से निकाल कर जो हमें करना होता था, हमें वो उतनी फ्रीडम देते थे, उतना सपोर्ट करते थे, तो मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि यार जब ये इंसान हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम क्या करें इनके लिए। अब देखिए, माता पिता जो हमारे लिए करते हैं वो तो शायद हम उनको कभी भी कुछ भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि वो उनका पूरा वापस कर सके हम उनको। तो हमेशा ऐसा रहता था कि क्या करें इनके लिए, जो इन लोगों ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, तो हम इनको रिटर्न में क्या दें। तो नहीं समझ आ रहा था। तो पढ़ाई हुई, 12th हो गई, फिर ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से करी। तो उस समय ये समझ में आया, ये पता चला कि अरे ये एग्जाम होता है यूपीएससी का, इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया में। तो जब मैंने ये सुना कि अच्छा ऐसा है, तो फिर यही करना है, यही एग्जाम पूरा करना है। क्योंकि और एग्जाम्स बहुत सारे हैं, करते भी हैं, हो भी जाते अगर वो करते तो। लेकिन जितनी रिकॉग्निशन या जितनी रिस्पेक्ट इस एग्जाम से मिलती है, आई डोंट थिंक इंडिया में और किसी एग्जाम का अभी वो स्टेटस है। तो ये सोचती कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो उस सोच से ये सफर शुरू हुआ। और आईपीएस बनना कभी सपना नहीं था। आईपीएस, आईएएस, आईआरएस इतना ही सुना था केवल कि बहुत बड़े पद होते हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। सपना केवल इतना था कि यूपीएससी का एग्जाम पूरा करना है, जो वो लिस्ट आती है, जो वो होली पीडीएफ होती है, उसमें अपना नाम चाहिए कि माँ बाप गर्व से कह सके कि अरे ये हमारी बच्चियां हैं। तो वहां से ये यात्रा शुरू हुई और आज इस पद पर हैं, आईपीएस हैं। माता पिता जहाँ गर्व से कहते हैं कि अरे वो है हमारी बेटी, उसके माता पिता हैं। तो ये थी यात्रा। तो समाज को जवाब मिल गया जब आप आईपीएस हो गई, तब क्या रिएक्शंस रहे? अब समाज को तो ऐसा जवाब मिला कि अब मैं सबकी बेटी हो गई हूँ। पहले मैं केवल मेरे माँ बाप की बेटी थी। सब कहते थे कि अरे उनकी बेटी है, बाहर पढ़ने जाती है, उनकी बेटी है, 1 साल से घर पे बैठी है, कुछ नहीं हो रहा है। और अब कुछ भी होता है तो अब मैं सबकी बेटी हूँ, अब मैं समाज की बेटी हूँ। अरे हमारी बेटी, हमें तो पता था ये करेगी, हमें तो बचपन से ही पता था, हमने तो कह दिया था ये तो कि बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। तो
हाँ, समाज को जवाब मिला, बट आई डोंट थिंक वो इतना मैटर करता है। जब पेरेंट्स इतने खुश हैं तो उनकी खुशी के आगे, उनके वो जितना प्राउड है उसके आगे आई डोंट थिंक कोई भी मैटर करता है। जिस दिन आईपीएस बनी तो क्या भावुक पल थे? पापा को जैसे आप अपना आइडल मानती है, माता पिता को, क्या रिएक्शन था पहला पापा का जब आपका लिस्ट में नाम आया? तो क्या रिएक्शन थे, क्या पल थे वो? मेरे पेरेंट्स बहुत ही इमोशनल टाइप के लोग हैं और शायद मैं भी उन्हीं जैसी हूँ। मतलब शब्द हमारे पास ज्यादा नहीं होते हैं कि हम खुश हैं तो हम वो भी कह कर बताए कि हम खुश हैं। खुशी में गम में हम लोगों के सबके आंसू निकलते हैं। तो जब लिस्ट आई थी, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पापा, हम सबकी आंखें नम थी उस खुशी में कि जिसके लिए इतना सेक्रीफाइस उन लोगों का ज्यादा है। हमने तो केवल घर पे बैठ के पढ़ाई करी है, आई डोंट थिंक उससे इजी कुछ काम होगा। घर पे बैठे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हें धुले हुए कपड़े मिल रहे हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मदद मिल रही है। सेक्रीफाइस तो उन लोगों का है। तो उन लोगों की जब सेक्रीफाइस के बाद ये हमारी मेहनत जब ये रंग लाई, तो उससे सेटिस्फाइंग कोई मोमेंट नहीं था मेरे लिए। और पेरेंट्स के लिए उससे खुशी का पल आई डोंट थिंक कोई रहा होगा। आप तैयारी किस प्रकार करती थी? मतलब एक घर पे ही रह के ज्यादातर आपने तैयारी की है, लोग बड़ी बड़ी कोचिंग करते हैं, सालों बाहर रहते हैं, फिर आप लोग मैंने तैयारी का सोर्स क्या था? किस सोर्सेस से आप तैयारी करती थी? क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं ज्यादा एक्सपेंस कर सकते, जिनके माता पिता के पास बहुत पैसे नहीं है अपने बेटियों को, बच्चों को भेजने के लिए, वो कैसे तैयारी करें? क्योंकि आपने भी घर पे रह के मैक्सिमम 90% आपने घर से किया, वो कैसा था? मुझे लगता है कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी है वो है एक मेंटर का होना। मेंटर वो इंसान जो तुमको बताए कि इस एग्जाम को चाहिए क्या हमसे, अपने को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिए, पढ़ना तो अल्टीमेटली कैंडिडेट को ही है, उस बच्चे को ही है। मेंटर केवल अपने को गाइड करेगा कि इस तरीके से पढ़ो, ये किताबें हैं, इतना इतना पढ़ना है, ये एग्जाम लिखना है, मॉक देने हैं, या सेल्फ स्टडी करनी है, या नोट्स बनाने हैं, या कैसे नोट्स बनाने, इन सब में मेंटर हेल्प करता है। बट मेरे पास उस समय कोई मेंटर नहीं था, ना मैं किसी को जानती थी अपने फ्रेंड सर्कल में भी कि कोई एग्जाम लिख रहा हो। तो मैंने पहले 1 साल कोचिंग ली दिल्ली से। उसके बाद मुझे वो टॉक्सिक लगा वो माहौल। मुझे लगा मतलब कहीं भी बाहर निकलो केवल बच्चे ही बच्चे दिखते थे और सबके हाथ में इतनी मोटी मोटी किताबें। तो मुझे लगता था यार यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। तो देन वो 1 साल बाहर रहने के बाद मैंने घर पे ही सेल्फ स्टडी करी, खुद से ही किताबें वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ। मतलब आई डिसाइडेड। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब किसी और की स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं, वो भी एक तरीका है। मतलब आजकल जो इंटरनेट है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, जो भी टॉपर स्टॉक होती है या फिर मैगजीन्स वगैरह में हमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। लेकिन मेरे को उन चीजों को देखकर पढ़कर कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। मुझे लगता था कि यार अगर कुछ छूट गया तो, अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, अगर मैं खुद के नोट्स बनाऊं और दूसरा मैं किसी मैगजीन से वो चीजें उठाऊं, तो मुझे हमेशा अंदर ये रहता था कि अरे उन्होंने कुछ छोड़ दिया हो। तो मैं खुद अपने नोट्स बनाती थी, चाहे वो न्यूज़पेपर के रहे हो, चाहे वो बुक्स के रहे हो। तो आई फील कि वो वाली चीज मुझे हमेशा हेल्प करी है कि खुद के नोट्स बनाना। उससे लिखने की भी प्रैक्टिस होती है, जैसा कि आपको पता है कि मेंस में हमको इतने सारे एग्जाम्स लिखने होते हैं। तो उससे अपनी राइटिंग की, अपना आर्टिकुलेशन जो होता है, अपन कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्हाट वी फील, व्हाट सम अदर राइटर इज फीलिंग, या जो भी कंटेंट है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो आई थिंक वो चीज मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रही है मेरी तैयारी के दौरान। क्या सब्जेक्ट थे आपके प्री और मेंस में? किस प्रकार से क्या सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? देखिए, सब्जेक्ट हमको केवल एक चुनना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो मेरा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी से भी आपने मेंस की तैयारी की? हाँ जी। फिर इंटरव्यू दे के आई तो फिर आपको क्या लगा कि अब होगा नहीं होगा? कितने सारे मन में प्रश्न थे? जब मेरा मेंस हुआ था तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये शायद हो जाएगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड थी जैसी मेरी तैयारी थी और जैसा मेरा एग्जाम हुए थे, तो उससे मैं सेटिस्फाइड थी। लेकिन अब इंटरव्यू एक बहुत ही अलग स्किल सेट का एग्जाम है, और हमेशा से रूरल बैकग्राउंड में मैं रही हूँ। मेरे पास पहले जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारी सोशल सेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इंटरव्यू मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। मतलब इंटरव्यू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने बहुत मेहनत करी। बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री था। मैं बहुत खुश तो नहीं थी अपनी परफॉर्मेंस से, बट ऐसा था कि हाँ शायद लिस्ट में आने लायक हो गया है, ये नहीं पता ऊपर नीचे कहाँ आएगा, पर शायद अटक जाऊं, कहीं ना कहीं अटक जाऊं, ऐसा था। पहली बार असफल हुई?
कैसा मेल हुआ, लिस्ट में नाम नहीं आया, घर आप खुद ही बता रही हैं कि बड़ा ही सामाजिक दबाव था कि माता पिता को ताने मिलते थे, तो पहली बार जब असफल हुई तो क्या किस प्रकार का फील हुआ था उस समय? बहुत बुरा, मतलब मैं स्कूल से हमेशा टॉपर रही थी। मतलब फर्स्ट से लेके 12th तक मैं हमेशा टॉपर थी। फिर ग्रेजुएशन मैंने मिरांडा हाउस से करी, मैंने फिजिक्स ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो पता नहीं वो सबकी एक्सपेक्टेशन थी या वो मेरी ही इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा प्री ही नहीं हो पाएगा। तो जब प्री का रिजल्ट आया उस दिन आई वॉज ब्रोकन, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो गया। तो उस दिन तो बहुत बुरा लगा, एक हफ्ते तक समझ ही नहीं आया कि मैं ये कंटिन्यू करूं या ना करूं, शायद मेरे बस की बात नहीं है। बट देन धीरे धीरे मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, मुझे लगा कि हाँ शायद मेरी ही कुछ कमी रह गई थी। देन सोचा कि अब ये एक फेलियर तो मिल गया है, दूसरा नहीं आने दूंगी। फिर इस लग गई उसी ताकत जुनून बिल्कुल। से। इसमें घर वालों का क्या रिस्पांस रहा, आपके माता पिता का, जिनको आप बार बार कह रही हैं कि उनने बहुत कुछ सहा है हमारे लिए, तो उस समय कैसा मोटिवेशन किया उनने आपको? उनसे ज्यादा सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया कभी भी। मतलब मेरे फादर, मेरी मदर और मेरी बड़ी सिस्टर, दे नेवर क्वेश्चन मी वंस। जब फेलियर मिला तब भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा छोड़ दो। मतलब रिलेटिव्स तो बोलते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कभी वो चीज हमारे तक आने नहीं दी। कहते हैं ना कि राह में हमेशा कांटे बहुत होते हैं, तो राह में मेरी भी कांटे थे, लेकिन हमको चलना नहीं पड़ा उन पर, क्योंकि माँ बाप ही चल लिए उन पर। हमारे लिए तो हमेशा फूलों भरा ही रास्ता था। तो जो भी सोसाइटी की तरफ से रुकावटें थी वो कभी हम तक पहुंची नहीं, क्योंकि जो भी कहा सुनी हुई या जो भी उन तक बात है वो हम तक उन्होंने कभी पहुंचने ही नहीं दी। हमारा बस यही था कि तुमको जो करना है तुम करो, तुमको जो चाहिए, तुमको अगर बाहर रहना है, तुमको कोचिंग दोबारा लेनी है तो वी विल सपोर्ट यू। ऐसे ही बड़ी बहन भी उस समय पढ़ रही थी, वो अपनी एमडी की तैयारी कर रही थी, तो दोनों का साथ में पढ़ना हो जाता था। कभी ऐसा लगता था कि यार नहीं हो पाएगा, यार क्या कर रहे हैं हम, मतलब पता नहीं ये बेनिफिशियल भी है कि नहीं है, एक साल खराब हो गया है, आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मेंटल सपोर्ट जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में, वो मेरे को अपनी बहन से, अपने छोटे भाई से और अपने पेरेंट्स से, इन्हीं लोगों से मिला है। मध्य प्रदेश मिला, फिर प्रोबेशन पीरियड में कहाँ पहली पोस्टिंग हुई और किस प्रकार से वो फिर आपका काम चालू हुआ, जॉब? मेरा जो प्रोबेशन पीरियड वो ग्वालियर में हुआ है। उस समय एसपी, जो मेरे ट्रेनर एसपी थे वो राजेश चंदेल साहब थे, उनके मार्गदर्शन में मेरा डीपीटी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, वो हुई। डीपीटी के दौरान हम 3 महीने के लिए हमें थाना प्रभारी बनाया जाता है। थाना प्रभारी के पीरियड में मैं थाना पनिहार में थी, थाना पनिहार की मैं थाना प्रभारी थी। बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब आप ये कहिए कि बहुत कुछ नहीं, सब कुछ पुलिसिंग के बारे में मैंने ग्वालियर से ही सीखा है। ग्वालियर इतना बड़ा शहर है, हर तरीके का एक्सपोजर, चाहे वो वीआईपी ड्यूटी का हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे वो सेंसेशनल क्राइम का हो, हर तरीके का एक्सपोजर मुझे ग्वालियर से ही मिला है। बहुत सारी ऐसी यादें वहाँ की जुड़ी हुई हैं जो आज भी याद करती हूँ तो कई बारी हंसी भी आती है कि अरे ऐसे हुआ था। इतने सारे दोस्तों, इतने सारे लोगों से दोस्ती भी हुई वहाँ पर, अलग अलग लोगों से मिली भी, तो यादें बहुत सारी जुड़ी हैं, बहुत सारा सीखा भी वहां से है। तो ग्वालियर तो ऐसा फेज था कि शायद मैं अपनी लाइफ में कभी ही भूल पाऊं उसे। कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपके इस नौकरी के दौरान की जब लगा कि अब बड़ा चैलेंज है और यहाँ कहीं एक ऐसी कोई घटना हुई हो अभी तक, जिस कोई आपराधिक घटना ही थी जो चैलेंजिंग बन गई हो, फिर सॉल्व किया हो? कुछ ऐसा वाकया हुआ क्या कभी आपके अभी तक के पीरियड्स में? कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, बट एक जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो थाना पनिहार की, मेरे थाना प्रभारी पीरियड के दौरान की घटना। एक लूट हुई थी, तो बहुत बड़ी लूट नहीं थी, बट उसमें थोड़ा मीडिया कवरेज ज्यादा हो गया था, हम लोगों पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और हमने बहुत मेहनत करी। हमने पीएसटीएन डेटा, हमने कॉल डेटा, हमने इतना सारा रिकॉर्ड, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ खंगाल लिया, लेकिन हमें उसमें कुछ नहीं मिल रहा था। और बार बार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या मिला अभी तक, क्या आप लोगों को लीड मिली, कुछ लीड नहीं मिली। तो उसमें बिल्कुल ऐसे निराश होने वाली स्थिति आ गई थी। बट देन लकीली, फॉर्चुनेटली एक लीड हमें मिला, जिसके बाद वो पूरी घटना खुली। उसमें हमने 12 अपराधी बनाए, हम यूपी तक गए, हम कन्नौज से हम जो भी लूट का सामान था वो हम बरामद करके लाए। तो
उस एक अपराध में, उस एक अपराध की विवेचना में निराशा भी फील हुई कि क्या निराशा होती है जब फरियादी आपके सामने आके रोता है, अपनी व्यथा बताता है कि ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं। तो उनका दुख भी समझ में आया। और जब हमने वो घटना को खोला, जब हम उसका पर्दाफाश हुआ कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, और वो सारा सामान जब हमने बरामद किया, तो खुशी जो हुई, आई डोंट थिंक कि मे भी वो पहला अपराध था, पहली विवेचना थी, इसलिए उसकी इतनी ज्यादा खुशी थी, या पता नहीं फरियादी की खुशी देखकर हमें इतनी खुशी हुई। वो एक इंसिडेंट था जो हमेशा याद रहेगा मुझे। इसके बाद जो आपने एक नवाचार किया, बेटी की पेटी, ये हमने नौगौद के दौरान ही जाना, पहले भी आपने किया होगा, लेकिन क्या इसके पीछे एक लॉजिक था, क्या ऐसा उद्देश्य था कि वैसे भी पुलिस सक्रिय थी, बेटी की पेटी आपने जगह जगह लगवाई थी, ये क्या था आपकी नज़र में, ये नवाचार क्या किस प्रकार से माइंड में आया? ये कंप्लीटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड था। बीइंग अ गर्ल आई नो कि कितना डिफिकल्ट होता है हम लड़कियों के लिए किसी से भी ओपन करना। पुलिस तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारे साथ कुछ भी घटना होती है तो परिवार वालों को बताने में ही डर लगता है। जब परिवार को ही नहीं बता पाएंगे, अपने साथियों को ही नहीं बता पाएंगे, तो पुलिस तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो उस सोच के साथ हमने ये शुरुआत की थी कि हम जितने भी ओपन स्पेसेस हैं, हमारे जितने पब्लिक स्पेसेस हैं, हम शुरुआत करेंगे स्कूल्स कॉलेजेस से। हम वहां पर एक बेटी की पेटी लगाएंगे जिसमें लड़कियां खासकर, मतलब है सभी के लिए, लेकिन वो टारगेटेड लड़कियों के लिए है कि वो अपनी कंप्लेंट्स लिखकर उसमें डाल सकती हैं। साथ में वो अनोनिमस कंप्लेन भी डाल सकती हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हमें डर रहता है कि हमारी बेइज्जती होगी या समाज क्या कहेगा कि इनके साथ ऐसा हुआ, तो लड़कियां उसमें अनोनिमस कंप्लेंट्स भी डाल सकती हैं। तो इस सोच के साथ हमने इस नवाचार की शुरुआत की थी। हमने अपने अनुभाग नागौद के सभी थाना क्षेत्रों के स्कूल्स में इसको लगाकर शुरुआत की है। क्या रिस्पॉन्स आता है? आते हैं आपके पास कई जो लड़कियां हैं जो नहीं बता पाती हैं अपनी, तो आती हैं, ऐसी चीजें आती हैं, उस पर कुछ आप करती हैं फिर? रिएक्शन थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है। कई बारी में भी जो शरारती तत्व होते हैं, जो कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं वो डाल देते हैं। कई बारी छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो छुट्टियां नहीं मिली हैं, तो वैसी भी उसमें शिकायतें मिलती हैं। कई बारी जेन्युइन शिकायतें भी होती हैं। कुछ जो असामाजिक तत्व कभी पीछा कर रहे होते हैं लड़कियों का, या जो स्कूल परिसर है उसी के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री के संबंध में भी हमें सूचनाएं मिली हैं उसके द्वारा, तो मिल रही है। लेकिन आई फील कि थोड़ा सा काम करने की अभी जरूरत है। मतलब जो गैप है, जो बच्चों के बीच, बच्चों, महिलाओं, लड़कियों खासकर, और पुलिस के बीच का गैप है, वो बहुत बढ़ गया है आज के समय में। हम में भी अपनी व्यस्तताओं के कारण, या जो अपराध बढ़ गया है उनके कारण, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं उतना ध्यान दे पा रहे हैं जितना हमें देना चाहिए। और वो लोग शायद अपने डर के कारण या समाज के कारण हम तक नहीं आ पा रहे हैं। तो आई फील कि वो गैप अभी बहुत ज्यादा है। हम उसको ब्रिज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं पर्सनली, मतलब आई डोंट थिंक कस्बे, हमारे नागौद कस्बे का कोई ऐसा स्कूल बचा हुआ जहां मैं गई नहीं हूँ, जहां मैंने बच्चों से जाकर बातचीत नहीं करी है। बट बहुत सारा काम होना इसमें भी बाकी है। आई फील कि जब ये गैप जो है ये कम हो जाएगा तो वी विल सी अ मच बेटर रिस्पॉन्स। पहले पुलिस होती थी एक बड़ा रौब पुलिस का, जिस प्रकार से थाने हैं, ये है कि एक रौबदार पुलिस होती थी, अब वो देखने को नहीं मिलता। क्या लगता है, पुलिस सोशलिंग से चलना चाहिए, सोशल होनी चाहिए, कि रौब से चलना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने जो एक समय देखा है, रौब का देखा है, और आप भी गांव से आती हैं तो आपने भी देखा होगा पुलिस का एक बड़ा दबदबा रहता है, भय भी रहता है, दबदबा भी रहता है। और लेकिन आप किस नजरिए से देखती हैं, क्योंकि आप आईपीएस अधिकारी हैं, आपका नजरिया क्या है इस पे? आई फील कि बैलेंस होना चाहिए। मतलब हम केवल अगर रोबदार पुलिस बनकर रहेंगे तो भी हम अपने सभी तत्वों, अपने सभी जितने भी वर्ग हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम बहुत ज्यादा सोशल हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट एक तरीके से अगर कहें, अगर हम वो हो जाएंगे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो अपराधी हैं। तो व्हाट आई फील इज कि जो पुलिस है, जो आज की आधुनिक पुलिस है, उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए। जो शरारती असामाजिक तत्व हैं उनके साथ हमें पूरा अपना रोब भी दिखाना चाहिए। उनको डर होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत करेंगे, कुछ अपराध करेंगे, तो उन पर कार्रवाई होगी, और इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि वो तो क्या, कोई और भी नहीं सोच पाएगा अपराध करने की। लेकिन साथ ही हमें एक बहुत ही अपना सॉफ्ट अपना सॉफ्ट जो हमारा चेहरा है वो भी दिखाना चाहिए। जो कंपैशन और सिंपैथी है वो हमें हमेशा रखनी चाहिए,
क्योंकि उसके बिना बहुत सारे वर्ग हमारे समाज के ऐसे हैं कि हम उनकी बातें सुन ही नहीं पाएंगे। तो आई फील कि एक बैलेंस्ड अप्रोच। नगौद थाने में देखा जाता है पुलिस में जो लोग होते हैं इतना कहीं साफ सफाई को लेकर इन सब चीज़ों को लेकर बहुत, आपने एक आईएसओ जो उसके मानक हैं उनके आधार पे किया काम किया और आपका कार्यालय ही आईएसओ अवार्ड हो गया अभी फिलहाल। क्या सोच थी ये भी एक सोच थी कि ऐसा भी करना चाहिए? क्या सोच थी आईएसओ के पीछे? आईएसओ के पीछे सोच ये थी, जब मैं पहले दिन अपने ऑफिस आई थी, अभी ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने वाला है एसडीओपी नागौद के पद पर। तो पहले दिन में जब आई थी तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि कैसा ऑफिस है, मतलब मैं यहाँ कैसे बैठ पाऊंगी। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्टाफ के लिए वो ही नहीं है, फरियादियों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो बेसिक चीजें अपने को चाहिए अपना काम करने के लिए वो सब नहीं है। तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब चाहे हम 6 महीने रहे, बट जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कर्म भूमि है, जहाँ पर हमें अपने दिन के 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बिताने हैं, वो जगह तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए जहाँ हमारा मन लगे, जहाँ स्टाफ का काम करने में मन लगे, और जहाँ पे फरियादी अगर कोई आए तो वो निराश होकर ना जाए। अगर फरियादी को आगे जमीन पे बैठना पड़ रहा है, उसको गर्मी में पानी पीने को नहीं मिल रहा है, ठंड में उसको बाहर इतनी ठंडी हवाओं में बैठना पड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि हमने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी भी निभाई है। तो ये सोच थी आईएसओ के पीछे। इसमें हमने अपने अनुभाग के सभी थानों में काम कराया है। मूलभूत सुविधा है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा, जो हमारा प्रबंधन है, जो हमारा मैनेजमेंट रहता है, हमारे जो माल खाने रहते हैं, जो भी हमारा रिकॉर्ड रहता है, उस सबको व्यवस्थित कराया गया है, अपडेट कराया गया है। और तीसरा, जो हमारी डीलिंग्स रहती हैं, पब्लिक डीलिंग्स रहती हैं, देखिए हम एक पब्लिक सर्विस है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण काम पब्लिक से डील करना ही है। और यदि पब्लिक ही, जो फरियादी हमारे पास आ रहे हैं वही हमसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो आईएसओ का जो सबसे मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी फरियादी हमारे पास आए, जो भी जनता हमारे पास आए, हम उसको संतुष्ट कर पाए। हमने अपनी जो भी वर्किंग थी उसको स्टैंडर्ड्स के अनुरूप, मानकों के अनुरूप लाने का पूरा प्रयास किया है। और हाँ, हमें आईएसओ अवार्ड हुआ है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट एज माइलस्टोन कि बस हो गया है, ये डेस्टिनेशन थी हमारी। हम उसको एक शुरुआत के तौर पर ले रहे हैं कि आज हमने ये शुरुआत की है और आगे हम इससे भी अच्छी अपनी जो भी हम सुविधाएं दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो इससे भी अच्छी हो, और जितनी भी अपेक्षाएं जनता की हमसे हैं उन पर हम खरा उतर सकें। क्या पसंद करती हैं रुचि के तौर पे? जैसे कि अब ड्यूटी टाइम के बाद फिल्में देखने का शौक है, क्रिकेट खेलने का, क्या किस प्रकार से अपने आप को दिनचर्या में बिजी रखती हैं? मेरी बहुत ही बोरिंग हॉबीज है मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर 2024 में आई डिसाइडेड कि मैं कम से कम 24 किताबें तो पढ़ूंगी, और फॉर्चुनेटली मैं अपना वो जो टारगेट था वो पूरा कर पाई। तो आई लव रीडिंग। मतलब मुझे याद है कि जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ती थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते थे कि अपनी स्कूल की किताबें क्यों नहीं पढ़ती है। एंड नाउ आई फील सो गुड। मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि अब रोक लीजिए ना आप लोग मुझे अब मैं वही पढ़ूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। तो आई लव रीडिंग। और साथ में खेलों में मुझे पहले बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन अब सर्विस में आने के बाद इस पिछले 1-1.5 साल में मैंने देखा है कि जो हमारी पुलिस फोर्स है वो अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती है। व्यस्तता इतनी है, ड्यूटी टाइमिंग उल्टे सीधे रहते हैं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है घर आने का, खाना खाने का, सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। तो वो हमारी हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, साथ ही मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा टोल लेती है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने कोशिश की है कि मेरा स्टाफ और मेरे थाने, जितने भी थाने, सभी का स्टाफ थोड़ा सा तो फिजिकली एक्टिव रहे। हमने अभी बैडमिंटन कोर्ट बनवाया, हमने अभी एक बैडमिंटन टूर्नामेंट भी करवाया था अपने अनुभाग में, अभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं। तो आई एम नॉट वेरी फिजिकली एक्टिव, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी फिजिकली एक्टिव रहूँ और मेरा जितना भी स्टाफ है वो भी फिजिकली एक्टिव रहे। फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी, हमारी मेंटल हेल्थ भी उससे अच्छी रहेगी। तो ये तो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। ये लास्ट सवाल करूंगा मैम, क्या सीख देना चाहेंगी समाज को, खास करके बेटियों को, कि उनके पीछे आप खुद ही एक गांव से हैं और जिस तरीके से आपको बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या लगता है कि जो अब बेटियां हैं
अब वो पढ़ रही हैं, इतनी अवेयरनेस तो आगे की बच्चियों को लोग पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सीख दें, बहुत बच्चियां डिप्रेस हो जाती हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जैसे आप भी बीच में एक बार असफल हुई लेकिन दोबारा, तो क्या कहना चाहेंगे खास करके बेटियों के लिए? देखिए, मैं जब भी स्कूल्स में जाती हूँ, बच्चियों से इंटरेक्ट करती हूँ, मैं सबको एक ही चीज बोलती हूँ कि अपने को सपने देखने चाहिए, और सपने वो देखने चाहिए जो बड़े हैं। बड़े सपने देखने हैं अपने को, और उसके बाद जितने बड़े सपने उतनी अपने को मेहनत करनी है, अपने हाथ में मेहनत करना है। जब तक हम लोग ये सेटिस्फाइड नहीं है कि हमने किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है कि हमने अपना 100% कोशिश करी, हमने अपना 100% दिया है, तब तक हमको रुकना नहीं है। लेकिन जब अपने को ये लगे कि यार अब तो 100% दे लिया, इससे ज्यादा तो शायद नहीं कर पाएंगे, तब अपन दूसरी डायरेक्शन में चलने का सोचेंगे। तो सपने देखो, और बहुत बड़े सपने देखो। पेरेंट्स से भी मैं यही निवेदन करूंगी कि जितना आप फ्रीडम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को देते हैं, अगर आप उतनी ना भी दे तो कम से कम उनको सपने देखने की फ्रीडम तो दीजिए। क्या पता जो आपके सपने हैं, जो आप पूरे नहीं कर पाए, आपकी बच्चियां कर दे एक दिन। और साथ ही ये वादा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये आश्वासन देने का प्रयास करूंगी कि आप सपने देखिए, आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए एक सेफ, सुरक्षित, सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम हमारा है, और हम वो करेंगे, और हम वो कर रहे हैं। तो आप सपने देखिए, पूरे होना ना होना वो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट अपन कोशिश करेंगे, आप भी करिए, हम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आईपीएस वित्ता डागर जी, जिन्होंने बताया कि बहुत सामान्य परिवार से वो आती हैं, गांव से आती हैं। जैसे कि हम अपना सतना जिले में आसपास देखते हैं, गांव से कितनी बेटियां पढ़ने आती हैं। उनके लिए एक इन्होंने सीख दी है कि बड़े सपने देखिए, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए, क्योंकि वो भी एक गांव से और सामान्य परिवार से आई हैं और आईपीएस बनी है। उन्होंने बेटियों के लिए सीख दी है कि वो डरे नहीं, आत्मविश्वास के साथ आए। और पेरेंट्स से भी यही कहा है, रिक्वेस्ट की है कि अपनी बेटियों को वो बिल्कुल फ्रीडम दें ताकि वो आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें। टॉक्स विथ वरुण के लिए वित्ता डागर जी के साथ वरुण शर्मा।